हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मेरा नाम है राहुल गुरुंग और आज हम लोग यहां पर सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन। आई होप सो आप लोगों ने वन शॉट देख लिया होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का। देन उसके बाद में अब हम लोग यहां पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, परंतु इस बात का ध्यान रखा जाए कि इस चैप्टर में यार 61 क्वेश्चन हैं, तो ऑब्वियस बात है यार, इतने सारे क्वेश्चंस को अगर एक वीडियो के अंदर डाल दिया जाता है तो वीडियो हद से ज्यादा लेंथी हो जाएगा, आप लोगों को भी प्रॉब्लम, हमें भी बनाने में प्रॉब्लम। सो इसका एक सॉल्यूशन निकाला गया है और वो सॉल्यूशन यहां पर ये होने वाला है कि 10-10 क्वेश्चंस को पार्ट्स में हम लोगों ने कर दिया है डिवाइड, जिसमें आज हम लोग देखेंगे पार्ट 1 को। और पार्ट 1 में हमारे पास में 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन होंगे। इसी तरह से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पार्ट्स आगे लगातार चलते जाएंगे। ठीक है, तो फिर ज्यादा टेंशन नहीं लेते हुए फटाफट से शुरू करते हैं आज का हमारा ये चैप्टर क्या बोलना है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच विल टुगेदर वे 1 ग्राम। ठीक है, क्या बात बोल के रख दी गई है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको फाइंड आउट करना है जो कितना वेट यहां पर रखते हैं, 1 ग्राम वेट यहां पर रखते हैं। मतलब सीधी सी बात है भैया, 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये आप लोगों को बताना है। बहुत 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 ही सिंपल हो जाता है यहां पर आंसर। अब देखो क्या होता है, आप लोगों को यहां पर पहले पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। ठीक है, यह कहानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर एक इलेक्ट्रॉन का मास पता है तो आप कितने भी वहां पर वैल्यू निकाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखो क्या कहानी होती है। एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1039 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 31 किलोग्राम। ठीक है जी, बिल्कुल सही। अब मैं बोलता हूं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन इतना मास वहां पर वेइंग करता है तो यहां क्या मैं ये लिख सकता हूं, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9.1039 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा रे, और मैंने तो उल्टा लिख दिया। इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बताने हैं ना, जस्ट मिनट, अरे इरेज हो जा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू तो अपॉन में चली जाएगी, तो यहां पर मेरे पास में आ जाएगा 1 अपॉन में 9.1039 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 31। ठीक है, ये वाली कहानी हो जाएगी। पर क्वेश्चन किस में पूछा गया है, ग्राम्स में पूछा गया है। तो हम बोलेंगे सर ये भी हमें पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम या 10 टू द पावर 3 ग्राम्स होते हैं। तो जस्ट आपको क्या करना है, इस तरह से वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। जैसे आप इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या मिल जाएगा रे भाई, आपको यहां पर मिल जाएगा कि भैया किलोग्राम की जगह मैं लिख सकता हूं 10 टू द पावर 3 ग्राम विच इज इक्वल टू 1 अपॉन में जो कुछ भी चल रहा था। अब यहां से एक स्टेप को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं। वो स्टेप में आगे यहां पर क्या बढ़ाऊंगा, जरा इस बात को भी समझ लिया जाए। स्टेप में आगे बढ़ाऊंगा कि किलोग्राम की जगह 10 टू द पावर 3 ग्राम रखूंगा, 10 टू द पावर 3 को क्या कर दूंगा, अपॉन पे लेकर चले जाता हूं। तो मुझे यहां पर क्या मिल जाएगा सर, मुझे मिल जाएगा 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 अपॉन में 9.1039 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 31। और अब क्या हो जाएगा सर, ये जो आपने 10 टू द पावर 3 निकाला था ये भी अपॉन में चले जाएगा, और जो क्वांटिटी है, सॉरी, जो आपके पास में जो वैल्यू है किलोग्राम की वो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब देखो इसका कैलकुलेशन ऑलरेडी करके रखा है, क्योंकि मालूम है भैया इतने बड़े बड़े कैलकुलेशन होते हैं। अभी की वो मेरे पास में कैलकुलेटर नहीं है भैया, मुझे भी जरूरत पड़ेगी। तो देखो डायरेक्ट इसका आंसर मैं बता दे रहा हूं, आंसर आ रहा है 1.098। ठीक है, आंसर कितना आ रहा है, 1.098 इंटू 10 टू द पावर 27 इलेक्ट्रॉन्स। ये ध्यान रखा जाए भैया जी कि 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सर, 1 ग्राम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1.098 इंटू 10 टू द पावर 27 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये लीजिए, ये हो चुका है मेरे पास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डन। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है, कैलकुलेट द मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास भी कैलकुलेट करना है, चार्ज भी कैलकुलेट यहां पे करना है।
अब यहां पर यह भी बड़ा आसान है, आपको पहले यह पता होना चाहिए कि अगर जब कभी भी बात होती है 1 मोल की, तो 1 मोल इज इक्वल टू क्या होता है 6.022 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स ये होते हैं। अब उन्होंने क्या बोला, मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं बोलूंगा कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन का यहां पे मास पता है जो कि कुछ इतना होता है, तो अगर मैं यहां पर बात करता हूं मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स की, तो मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन हमारे पास में क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मल्टीप्लाइड बाय, मैं बोलूंगा एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, इतना है, तो इतने सारों का कितना हो जाएगा, तो यहां पर आंसर आएगा मेरे पास में 9.1039 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 31 किलोग्राम। इसको आप कैलकुलेट कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 1 मोल का। तो भैया 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो मास यहां निकल कर आ रहा है, वो निकल कर आ रहा है भाई साहब 5.48 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 7 आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है 5.48 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 7 किलोग्राम। ठीक है जी, तो ये क्या आ गया मेरे पास में, ये आ चुका है मेरे पास में मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद में अगली चीज क्या आएगी, अगली चीज आती है कि भैया चार्ज और इलेक्ट्रॉन का कितना होता है। अगर 1 मोल की बात की जाए तो यहां पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है। तो अगर मैं बात करता हूं चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 1.6022। ठीक है भाई साहब, जरा यहां पर इस चीज को देख लूं मैं, हाँ यार देखना जरूरी है भैया, क्योंकि होता क्या है कि ये पॉइंट के बाद वाली जो कहानी होती है ना, ये जरा रुला देती है। 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम्स ये होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, इतना, कितने का बोला है उसने, 1 मोल का बोला है। तो अगर मैं बात करता हूं यहां पे चार्ज ऑन 1 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां पे कितना हो जाएगा मेरे पास में, ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ज्यादा बड़ी वैल्यू दिख रही है यार, ये तो है, इतने में तो नहीं आ पाएगा प्रभु, तो इसको थोड़ा सा मैं ऐसा कर दूं। ऐसा करने के बाद क्या होगा, थोड़ा सा लिखने में ज्यादा आसानी हो जाएंगे, तुम्हारे नोट्स बहुत अच्छी तरीके से बन जाएंगे। तो यहां पर मैं बात कर देता हूं चार्ज ऑन 1 moles of electrons is equal to 6.022 into 10 to the power 23 multiplied by 1.6022 into 10 to the power माइनस का 19 कूलम्स। ठीक है, इतनी बड़ी वैल्यू आ जाएगी। इतनी बड़ी वैल्यू को सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर जो निकल कर आ रहा है ना, वो आ रहा है 9.65। ठीक है, क्या निकल कर आ रहा है 9.65 इंटू 10 टू द पावर प्लस का हमारे पास में आ रहा है 4 और कूलम्स। ठीक है, तो ये इतना चार्ज हो रहा है 1 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर। क्लियर हो गई बात, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। कैलकुलेशन वाला पार्ट इसके अंदर ज्यादा है, तो कृपया ध्यान रखें कैलकुलेशन वाले पार्ट को आपको अच्छे से यहां पे करना होता है। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। चलो फटाफट से अब इसका भी स्क्रीनशॉट लो, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए भाई एक चीज ध्यान रखना कि तुम लोगों को ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा स्क्रीनशॉट का, वरना वीडियो लंबा बन जाएगा। तो इसलिए फटाफट जैसे ही बोल के रखा गया है फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं किया जाए। चलिए जी, अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मीथेन। यह भी बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। 1 मोल मीथेन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जरा इसको यहां पर आपको बताना है। तो पहली बार बात कर लेता हूं कि भैया मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मैं बात करता हूं कार्बन की, तो कार्बन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। वहीं पर अगर हाइड्रोजन की बात करता हूं तो हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। पर टोटल कितने हैं भैया, 4 हाइड्रोजन है। तो टोटल अगर बात करता हूं तो यहां पर
एक मॉलिक्यूल जो मीथेन का है उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अगर मीथेन के एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं तो हमें कितने के बारे में बात करना है? 1 मोल के बारे में बात करना है। तो यहां पर यह भी बहुत आसान है। क्या बोलोगे? हम बोलेंगे कि यहां पर अगर मैं 1 मोल मीथेन की बात करता हूं तो 1 मोल मीथेन क्या हो जाएगा? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मीथेन हो जाएंगे। और मैं बोलता हूं एक मीथेन में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं? सर यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो 1 मोल में कितने पाए जाएंगे? सर 10 टू द पावर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा +1। जब कभी भी बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो हम बोलेंगे 1 मोल ऑफ मीथेन के अंदर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 24 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? पाए जाएंगे। ये लो, बड़ा ही सिंपल सा इसका क्या हो जाएगा आपके पास में आंसर। क्लियर हो गया भाई साहब? सारी कहानी ऐसी ही होने वाली है, मोल मोल के अंदर सारी चीजें आएंगी। ठीक, चलिए जी, अब इसे भी मैं इरेज कर देता हूं, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, अब भैया ये कैलकुलेशन वाला पार्ट आने वाला है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द टोटल नंबर ए वाला बोलता है द टोटल नंबर एंड बी द टोटल मास ऑफ द न्यूट्रॉन्स इन 7 मिलीग्राम ऑफ C14 कार्बन। ठीक है, क्या मतलब रहा? हमें टोटल नंबर फाइंड आउट करने हैं कि भैया कितने यहां पर क्या है? न्यूट्रॉन्स हैं, और टोटल मास यहां पर फाइंड आउट करना है। ज्यादा कोई टफ नहीं है, बड़ा ही सिंपल सा है, बस इस कार्बन को फोकस करो। अब देखो कहानी क्या होती है। कार्बन की अगर बात की जाए तो यहां पर मुझे पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6, जबकि एटॉमिक मास इन्होंने कौन सा वाला कार्बन लेके रखा है? C14 कार्बन लेके रखा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर मैं बात करता हूं एटॉमिक मास की, तो एटॉमिक मास क्या होता है यहां पर? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो भाई साहब एटॉमिक मास नंबर यहां पर कार्बन का कितना है? 14। मुझे पता है यहां पे कि कार्बन का एटॉमिक नंबर अगर 6 होता है तो इसका मतलब इसके पास में कितने प्रोटॉन्स हैं? 6 प्रोटॉन्स हैं। और अगर यहां पर 6 प्रोटॉन्स हैं तो यहां मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे मेरे पास में? 14 माइनस 6। सॉल्व करो, कितना आंसर आ जाएगा? 8 आंसर आ जाएगा। तो हम यहां पर क्या बोलेंगे कि इस कार्बन के अंदर टोटल 8 न्यूट्रॉन्स हैं। पर अब यहां से चालू हुआ मेन क्वेश्चन। पहले क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है। किसके अंदर? 7 मिलीग्राम के अंदर। अब ये कन्वर्जन ध्यान रखना, ऐसे देखने में तो ये लगेगा कि भाई क्वेश्चन कितना इजी है, पर अब समस्या कहां आती है? कन्वर्जन की। इसलिए कन्वर्जन को बहुत अच्छे से यहां पर केयरफुल आपको स्टडी करनी है। देखो जरा क्या कहानी होती है। सबसे पहले अगर मैं ए वाले पार्ट की बात करता हूं तो ए वाले पार्ट ने बोला है कि कितने न्यूट्रॉन्स होंगे। ठीक है, किसके अंदर? 7 मिलीग्राम ऑफ C14 कार्बन के अंदर। तो सबसे पहले कार्बन के यहां पर शुरुआत करते। अच्छा, यहां 14 जो है ये क्या है? एटॉमिक मास। तो इस एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है जरा वो समझो। अगर मैं मोल कॉन्सेप्ट पे जाऊं तो यहां पर इसका मतलब होता है कि 1 मोल C14 वाला जो कार्बन है इसका मास कितना है? 14 ग्राम। ये कहानी होती है इसकी। और अगर मैं 1 मोल की बात करता हूं तो इसका मतलब क्या है कि 14 ग्राम के अंदर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स होंगे। किसके? एटम्स होंगे C14 कार्बन के। ये लो जी भैया, यहां पर ये लिख दिया। अब यहां से मैं 1 ग्राम की वैल्यू निकाल सकता हूं तो यहां पर मैं निकाल देता हूं। यहां से मैं बोल दूंगा कि सर 1 ग्राम के अंदर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स प्रेजेंट होंगे C14 के। ये लो भाई, बहुत सिंपल सी बात है। अब बात किसकी पूछी है? 7 मिलीग्राम। अगर मुझे 1 मिलीग्राम की वैल्यू मिल जाए तो 7 मिलीग्राम तो मैं बहुत आसानी से निकाल सकता हूं। तो इसके लिए क्या कन्वर्जन होता है? सर इसके लिए कन्वर्जन होता है 1 ग्राम इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 3 मिलीग्राम्स के। ठीक है, ये वाला कन्वर्जन कृपया अपने दिमाग में बिठा के रख लें।
बहुत 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 इंपॉर्टेंट कन्वर्जन होता है कि 1 ग्राम में क्या होता है 10 टू द पावर 3 मिलीग्राम्स होते हैं। अब इस हिसाब से चला जाए तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 1 मिलीग्राम या 1 ग्राम बराबर इतना, और 10 टू द पावर 3 जो रहेगा वो इसके मैं अपॉन पे लेकर चले जाता हूं। तो मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं कि सर 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू होता है मेरे पास में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। कुछ चीज हम लोग भूल गए, क्या भूल गए, इसके अपॉन में 14 लगाना भूल गए। ये लो 14 लगा दिया मैंने, कोई टेंशन की बात नहीं। 6.022 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 14 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 3। अगर 1 मिलीग्राम का किस्सा ये है तो यहां पर मैं 7 मिलीग्राम के अंदर बात करूंगा तो क्या हो जाएगा सर, 1 मिलीग्राम में अगर इतना होता है तो 7 मिलीग्राम में कितना होगा सर, 7 मिलीग्राम में होगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा रे, कितना हो जाएगा, कहां गया, हाँ 7 हो जाएगा। अपॉन में क्या हो जाएगा मेरे पास में 14 इंटू 10 टू द पावर 3। ये वाली कहानी आ जाएगी। अब इस पूरे को फटाफट से सॉल्व करके रख दिया है भैया जी। यहां पर जब इसको सॉल्व करा गया तो इसका जो आंसर निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है हमारे पास में 2.4 इंटू 10 टू द पावर 21। ठीक है, 7 मिलीग्राम में कितना आ रहा है 2.4 इंटू 10 टू द पावर 21 ये आ रहा है। तो 1 मोल के अंदर हमारे पास में क्या पूछा था, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो 7 मिलीग्राम 1 मोल बना, सॉरी 7 मिलीग्राम के अंदर क्या है, इतने सारे न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, केस नंबर 1 डन। अब बात कर लेते हैं केस नंबर 2 जो कि है बी वाला। बी वाला क्या बोलता है, टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 7 मिलीग्राम के अंदर। यह भी बहुत आसान है, अज्यूम करने के लिए बोल के रखा हुआ है कि अगर मैं बात करता हूं एक न्यूट्रॉन के मास की, तो एक न्यूट्रॉन का मास है 1.675 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 27 किलोग्राम। ये एक न्यूट्रॉन का मास है। तो पहले कन्वर्जन में क्या होगा भैया, ग्राम में बदलो, और ग्राम के बाद में क्या करना पड़ेगा, मिलीग्राम में। तो मिलीग्राम में मैंने ऑलरेडी यहां पर कन्वर्जन करके रखा हुआ है, तो बस वही वाली कहानी हम लोग यहां पर भी दोहरा देते हैं। तो क्या बोलेंगे हम यहां पर बोलेंगे कि सर अगर डायरेक्ट मिलीग्राम पे निकालना हो तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन पे, एक मिनट, 1 अपॉन पे ये हो जाएगा 1.675 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 27 इंटू 10 टू दी पावर 3। ये वाली कहानी हो जाएगी। ये किस पे बात है, 1 मिलीग्राम पे बात होगी ना। 1 किलोग्राम पे ये अपॉन पे जाएगा और उसके बाद में फिर आगे कहानी बढ़ जाएगी। तो 1 मिलीग्राम पे इतना है। तो अगर मैं बात करता हूं कि 7 मिलीग्राम पे वैल्यू निकालो तो क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा 7 अपॉन में 1.675 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू दी पावर माइनस का 27 10 टू दी पावर 3 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये वाली कहानी आ जाए। सॉरी, टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स है ना, सॉरी माय मिस्टेक। ऐसा ये वाली कहानी आ जाएगी। जस्ट सिंपल इसको भी सॉल्व कर दिया गया है। तो भाई साहब सॉल्व करने पर हमारे पास में जो आंसर निकल कर आ रहा है वो कितना आ जाएगा भैया, हमारे पास में आंसर ये निकल कर आ रहा है मेरे पास में 4.0352 4.0352 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 6 ये निकल कर आ रहा है भाई साहब। क्लियर हो गई बात, इतना सा ही करना है और कुछ भी एक्स्ट्रा काम यहां पर नहीं है। क्लियर हुआ, इजी है, सारी घटनाएं वही चल रही है। एक न्यूट्रॉन का मास अगर इतना होता है तो 7 मिलीग्राम का कितना होगा मुझे वो बताना था। तो आपने यहां पर वैल्यू पुट करा, सॉल्व करा, हमारे पास में आंसर आ गया। ठीक है जी, क्लियर हुआ। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट लो क्योंकि इसके बाद सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी कुछ इसी तरह से है। यहां पर मैं तुम लोगों को ज्यादा कुछ बार बार रिपीटेशन वाला काम नहीं करवाऊंगा क्योंकि अगले वाला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है। तो रिपीटेशन न करते हुए मैं यहां पर थोड़ा सा इसका सिनेरियो बता देता हूं और कुछ तो तुम लोग भी ट्राई कर लो यार। ऐसा कैसे काम चलेगा, थोड़ा कुछ तुम लोग भी ट्राई कर लो, कैलकुलेशन करने का कर लो। बाकी जो इसका सिनेरियो रहता है, जो बाकी जो इसका कोर पॉइंट होता है वो तो मैं यहां करवा ही दूंगा। क्या बोला है, अगेन टोटल नंबर एंड टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स की बात करी गई है। किसके अंदर,
34 मिलीग्राम्स ऑफ अमोनिया में बात करके रखिए। विल द आंसर चेंज इफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर आर चेंज। तो भाई साहब यहां पर अगर इस बारे में बोला जाए कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करा जाए तो क्या कुछ आंसर में परिवर्तन होगा, तो आपका जवाब होना चाहिए सर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो प्रोटॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिस वजह से एटम का फॉर्मेशन होता है। टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करने पर जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जाइज करके बाहर निकाल देती है। पर वहीं अगर मैं बात करता हूं किस टॉपिक के ऊपर, प्रोटॉनों के ऊपर, तो प्रोटॉन क्या होते हैं, अपने जो कोर होता है या जो न्यूक्लियस होता है वहां पर स्टेबल होते हैं, तो उनके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। चलो वापस से आते हैं अब इसका ए वाला पार्ट। ए वाले पार्ट में क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 34 मिलीग्राम ऑफ अमोनिया। भाई ये सिंपल है। अगर मैं बात करता हूं अमोनिया की, तो अमोनिया क्या होता है, NH3। नाइट्रोजन की अगर बात की जाए तो हम बोलते हैं कि सर नाइट्रोजन के अंदर 7 प्रोटॉन होते हैं। हाइड्रोजन की बात की जाए 1 प्रोटॉन होता है, और ऐसे मेरे पास में 3 हाइड्रोजन है, तो टोटल कितने हो गए, 10 प्रोटॉन्स हो गए हैं। ठीक है, इजी है, 10 प्रोटॉन हो चुके हैं। तो क्या पूछा गया है, टोटल नंबर ऑफ 34 मिलीग्राम पे। अगर यहां पर इस चीज को कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करोगे, अगर मैं बात करता हूं अमोनिया के मास की, तो अमोनिया का मास कितना होता है, नाइट्रोजन का होता है 14 और हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो कितना होगा 14 के साथ में 15, 16, 17, तो 1 मोल ऑफ अमोनिया का मास होता है 17 ग्राम्स। ठीक है, यह कहानी होती है। तो आप लोगों की शुरुआत कहां से होगी, आप बोलोगे कि सर हमें पता है 1 मोल अमोनिया का जो मास होता है सर वो होता है हमारे पास में 17 ग्राम। अगर इसका मास मेरे पास में 17 ग्राम है तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में आगे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व कर लेंगे, तो हम बोलेंगे कि सर 1 मोल इज इक्वल टू कितना होता है 6.022 10 टू द पावर 24 होता है। तो सेम उसी बेसिस पर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। और चाहो तो आप ये बोल सकते हो कि सर 17 ग्राम is equal to 6.022 into 10 to the power 23 multiplied by। अब देखो अमोनिया, एक अमोनिया के अंदर कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोटॉन है, तो बोले सर हमारे पास में कितने हैं 10 प्रोटॉन है, तो इसलिए क्या हो जाएगा 10 का मल्टीप्लाई। 1 ग्राम की वैल्यू आपके पास में है, कितने की चाहिए 34 मिलीग्राम, जस्ट पहले वाले जैसा क्वेश्चन है। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, तुम लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि आ क्या रहा है आंसर। तो अगर 34 मिलीग्राम की मैं बात करूंगा तो 34 मिलीग्राम पे जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 6.022 10 टू द पावर 24 मल्टीप्लाइड बाय, अब क्या होगा 17 अपॉन पे चला जाएगा, तो ये रहा वैल्यू मेरे पास में, यहां पर 17 मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा ग्राम है मिलीग्राम है, तो मिलीग्राम के लिए क्या करना पड़ेगा सर 10 टू दी पावर 3 का मल्टीप्लाई। 34 मिलीग्राम क्या होगा यहां पर 34 का मल्टीप्लाई। तो जस्ट सिंपली इसको करना है सॉल्व और आंसर आ जाएगा। टाइम स्टैंप लगाना, बताना कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया ए वाला। अब मैं बात कर लेता हूं बी वाले की। जस्ट वैसा ये टोटल मास ऑफ प्रोटॉन, आपको पता होना चाहिए कि एक प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है 1.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 31 किलोग्राम। ठीक है, यही वाली कहानी। अच्छा ये वाली कहानी भी किससे आती है, अरे 31 किलोग्राम रे 27 किलोग्राम मिलीग्राम वाली कहानी में गड़बड़ कर देते हैं अभी भैया है। यहां पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की बात की जाए तो लगभग क्या होता है, सेम ही यहां पे मास कंटेन करता है। 1.67 10 टू द पावर माइनस का 27 किलोग्राम, ये वाली कहानी होती है। अब यहां पर जो पहले वाला क्वेश्चन हमने अभी करा था ना, सेम वैसा का वैसा ही क्वेश्चन करना है, 1% का कोई भी चेंज नहीं है, क्योंकि देखो वही वाली कहानी आ गई। एक प्रोटॉन का मास इतना है, 34 मिलीग्राम का पूछा है, वहां पर 7 मिलीग्राम का पूछा था, यहां पर 34 मिलीग्राम का पूछा है बस, और मास तो सेम है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का। तो बस फटाफट से इस क्वेश्चन का तुम लोगों को आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, टाइम स्टैंप लगाना है और इसका दिया जाएगा आंसर। अब ठीक है जी, चलिए ये वाला क्वेश्चन भी क्या हो चुका है, डन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर देयर इन द फॉलोइंग न्यूक्लियाई। अरे बहुत सिंपल है,
बहुत ही सिंपल है। हमको पता है कि सर ये जो ऊपर वाली टर्म होती है यहां पर ये रिप्रेजेंट करती है मास को, जबकि नीचे वाली जो टर्म होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? ये रिप्रेजेंट करती है एटॉमिक नंबर को, जो कि क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो इसी बेसिस पर चलते हैं, एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूं और उम्मीद करता हूं बाकी क्वेश्चन तुम लोग कर लोगे। स्ट्रॉन्ट्रियम सबसे बड़ा वाला मैं करवा रहा हूं है, नहीं तो कोई कमेंट बॉक्स में ये कमेंट मत कर देना कि बोले कि सर तो छोटे क्वेश्चन खुद करवा लेते हैं, बड़े क्वेश्चन को रहने देते हैं। सबसे बड़ा वाला क्वेश्चन मैं ही करवा रहा हूं, जहां पर ध्यान रखो स्ट्रॉन्ट्रियम का जो मास है वो कितना दे के रखा हुआ है? 88 दे के रखा हुआ है, और नंबर कितना है? 38। अब इस चीज में तुम लोड मत लेना, तुम बोलो कि सर यहां पर इसको यहां लिख दिया है आपने, यहां लिख दिया तो चलता है भाई। मास चाहे लेफ्ट साइड लिखो चाहे राइट साइड लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऊपर का ऊपर ही रहने वाला है। कहानी यहां पर क्या बनने वाली जरा समझना कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इज इक्वल टू होगा यहां पे 88। वहीं प्रोटॉनों की बात की जाए तो प्रोटॉन कितने हैं? 38 है। कहां से कहानी बनेगी? बहुत आसान है सर, एटॉमिक नंबर हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करते हैं, जिस वजह से क्या होगा? ये वाली वैल्यू बनेगी। तो यहां पर अगर मैं न्यूट्रॉनों की बात करता हूं तो 88 माइनस 38 कर दिया, कितना आंसर आ जाएगा रे भाई? यहां पर आंसर आ जाएगा 50 न्यूट्रॉन्स का। तो इसका मतलब क्या? कितने न्यूट्रॉन कितने प्रोटॉन है? तो स्ट्रॉन्ट्रियम के अंदर 38 प्रोटॉन है और 50 न्यूट्रॉन्स है। सेम उसी तरह से बाकी तुम लोग को करना है रे भाई, मैं पहले ही बोल दे रहा हूं। ठीक है, क्या करोगे तुम लोग? ये करके बताओगे और कमेंट बॉक्स में बकायदा लिखकर बताना कि सर क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, चलो फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसका। ठीक है, क्लियर हो गई बात। देखो एक जैसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना उसको छुड़वा दिया जा रहा है, क्योंकि इतना तो तुम लोग भी कर सकते हो यार, बड़ा वाला क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, छोटे छोटे क्वेश्चन तुम लोगों को दूंगा। अब भैया यहां पर आता है राइट द कंप्लीट सिंबल ऑफ एटम विद द गिवन एटॉमिक नंबर, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से। एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करा गया है A से। बहुत 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 ही ज्यादा सिंपल। कुछ तो तुम लोग बहुत आसानी से कर सकते हो, जैसे अगर बात करता हूं पहले वाले का, तो पहले वाले में एटॉमिक नंबर क्या है? 17। और भाई अगर तुम 11th क्लास तक पहुंच चुके हो और तुमने PCM सब्जेक्ट लेके रखा है, तो हर एक बच्चे को पता है कि 17 नंबर 17 पे खतरा, और ये जो 17 पे खतरा बिलोंग करता है क्लोरीन को, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है भैया जी? 17। और मास की बात की जाए तो कितना हो जाएगा? 35। ठीक है, उसके बाद में एक और छोटा सा नंबर क्या है हमारे पास में? अगला छोटा सा नंबर है 4th नंबर का। एटॉमिक नंबर 4 पे कौन आता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। क्या आ जाएगा? बेरिलियम आ जाएगा। तो यहां पर मैं इस बेरिलियम को भी लिख देता हूं। तो बेरिलियम की कहानी क्या आएगी भाई साहब? एटॉमिक नंबर 4, एटॉमिक मास 9। अब आता है यहां पर सबसे बड़ा खिलाड़ी। सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन सा है? एटॉमिक नंबर 92। अब देखो यहां पर क्या होता है कि जो एग्जामिनेशन होती है, जो भी चीज होती है, वहां पे थोड़ी सी ट्रिक खेल दी जाती है। कैसे? पता है इतने बड़े नंबर का तो थोड़ा समस्या वाली चीज होती है, तो इसी वजह से इस नंबर को कहां से हम लोग देखेंगे कि इतने बड़े एटॉमिक नंबर पे ऐसे एटम को रखा जाता है जिसकी वैल्यू एक्चुअल में सिंपल होनी चाहिए। जैसे कि फॉर सपोज आप ये बहुत ज्यादा रिपीटेडली सुनने में आपको मिलता है, तो इसका नाम क्या है? ये है यूरेनियम। यूरेनियम तो सभी लोगों ने सुन के रखा है। इसके जैसे दूसरे रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में सुना हो ना सुना हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, पर यूरेनियम सबने सुन के रखा हुआ है, क्योंकि 10th या आई थिंक 9th क्लास में आता है न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिजन करके जो कहानी है वो वाला। ठीक है, अब जरा इस बात पे हम लोग ध्यान देते हैं, समझना जरा। यहां अगर बात करता हूं तो ये यूरेनियम का सिंबल हो जाएगा। अगर बात करते हैं एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 92। और अगर मास की बात की जाए तो कितना हो जाएगा? 233। ये वाली कहानी हो जाएगी। तो बस इतना सही करना था इसके अंदर, और ज्यादा कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं है रे भाई। चलिए जी, इसको भी इरेज करके आगे बढ़ जाते हैं। कुछ क्वेश्चन सिंपल है, कुछ दिक्कत आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? येलो लाइट इमिटेड फ्रॉम सोडियम लैंप हैज अ वेवलेंथ लैम्बडा 580 नैनोमीटर। अब देखो यहां से मैं कुछ टेक्निक बताता हूं क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने की। टेक्निक यहां पर यह होती है कि इस चीज का ध्यान रखा जाए कि क्वेश्चन को 4 बार नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब तुम बोलोगे यार सर ये क्या नई चीज बता रहे हो?
हम लोगों ने तो सुन के रखा हुआ था, हमारे सभी टीचर बोलते हैं कि क्वेश्चन को 4 बार पढ़ो। एक बार पढ़ो नहीं समझ में आए, दूसरी बार पढ़ो, दूसरी बार पढ़ो नहीं समझ में आए, तीसरी बार पढ़ो, चौथी बार पढ़ो। तो मेरा यहां पर सिर्फ उन लोग से यही क्वेश्चन है कि अगर मैं एक क्वेश्चन को 4 बार पढ़ दूंगा तो फिर तो भैया मैं क्वेश्चन ही पढ़ता रह जाऊंगा। है, ऐसा कैसे हो सकता है? 4 बार अगर किसी को पढ़ रहा हूं तो मैं क्वेश्चन ही पढ़ते रह जाऊंगा ना, तो क्वेश्चन को सॉल्व कब करूंगा? मेरे लिए तो मुझे टाइम बचाना है, तो टाइम बचाने के लिए क्या किया जाए? क्वेश्चन को पढ़ते जाओ और सॉल्व करते जाओ। कैसे? जब कभी भी आप क्वेश्चन को पढ़ते हो तो डाटा सबसे पहले लिखा करा करो। सबसे पहले क्या है? येलो लाइट है, वो इमिट कर रही है सोडियम के लैंप से, और पहला जो डाटा मेरे पास में गिवन है वो है वेवलेंथ जो है इसकी 580 नैनोमीटर है। केस नंबर 1, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। अब इसने क्या करके रखा है? ये बोला है कि बताओ कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी और इसका वेव नंबर क्या होगा। ये कहानी बोल के रखी हुई है। अब ये तो हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है। कैसे? अगर मैं बात करता हूं फ्रीक्वेंसी या न्यू, तो ये क्या होता है मेरे पास में भाई साहब? सी अपॉन में लैम्बडा। वहीं अगर मैं बात करता हूं वेव नंबर की, तो वेव नंबर क्या होता है भैया मेरे पास में? 1 अपॉन में लैम्बडा। ये वाली कहानी हो जाती है। परंतु कृपया यहां इस बात का ध्यान रखा जाए कि वैल्यू नैनोमीटर में है। ठीक है, वैल्यू किसमें है? नैनोमीटर में है। तो इसको क्या करना पड़ेगा? एसआई यूनिट मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब नैनोमीटर की कहानी कैसे होगी? डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो। ठीक है, क्या होता है? डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो। तो अगर इस हिसाब से चलता हूं तो डेसी -1, सेंटी -2, मिली क्या हो जाएगा? -3। डेसी सेंटी मिली के बाद में माइक्रो 3 का पहाड़ा 6, नैनो 9। तो इसके रिगार्डिंग में क्या बोल सकता हूं कि सर जो वेवलेंथ आएगी वो आएगी 580 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। ठीक है, ये क्या आ चुकी है मेरे पास में? वेवलेंथ। सिंपल। अगर मेरे पास में वेवलेंथ ये आ चुकी है तो इस हिसाब से मैं वेव नंबर तो आसानी से निकाल सकता हूं। पर यहां पर क्या आया है? सी। सी इज इक्वल टू क्या होता है? सी इज इक्वल टू होता है मेरे पास में स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट। और अगर लाइट के स्पीड की बात करता हूं तो लाइट की स्पीड क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखो, इसी वजह से यहां मुझे कन्वर्जन करना पड़ रहा है। क्यों कन्वर्जन करना पड़ रहा है? सर स्पीड ऑफ लाइट तो मेरे पास में एसआई यूनिट में चल रहा था, परंतु ये वाला नैनोमीटर में है। तो आपको क्या करना पड़ता है? यूनिट को इक्वेट करना पड़ता है, एक ही लाइन पे लेकर आना पड़ता है। सो फॉर दैट रीजन अगर मैं फ्रीक्वेंसी न्यू की बात करता हूं तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय कितना चल रहा है मेरे पास में? 580 इंटू 10⁻, कितना है? -9 मीटर। मीटर से मीटर कैंसल, तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या बच जाएगी? सेकंड इनवर्स या फिर हर्ट्ज। और उसी तरह से अगर मैं वेव नंबर की बात करता हूं तो यह हो जाएगा मेरे पास में 1/580 इंटू 10⁻, कितना हो रहा है रे भाई? -9 मीटर। ठीक है, ये कहानी हो रही है। चलिए जी, इसको सॉल्व करके तो रखा हुआ है मैंने। इसके डायरेक्ट वैल्यू में बता देता हूं कि इसकी वैल्यू यहां पर क्या आ रहा है। फ्रीक्वेंसी आ रहा है 5.17 इंटू 10⁻, ये आ रहा है हमारे पास में 17 सेकेंड इनवर्स, या फिर क्या लिखते हैं फ्रीक्वेंसी को? हर्ट्ज लिखा जाता है। इसके अलावा दूसरा आ रहा है 1.72, वेव नंबर आ रहा है 1.72 इंटू 10⁻6 मीटर इनवर्स। ठीक है, ये कहानी आ जा रही। तो बस सिंपल, तो यहां पर ये वाली वैल्यू हो चुकी है मेरे पास में फ्रीक्वेंसी की, और यहां पर ये वाली जो वैल्यू है वो हो चुकी है हमारे पास में वेव नंबर की। ठीक है जी, क्लियर हो गया? सिंपल क्वेश्चन था, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, देन हम लोग यहां पर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 डन। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। फाइंड एनर्जी ऑफ ईच ऑफ द फोटॉन्स। ठीक है, हर फोटोन की एनर्जी को यहां पर फाइंड आउट करना है। करस्पॉन्ड्स टू लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁻15 हर्ट्ज। ठीक है, ये वाली कहानी देखिए, अरे बहुत सिंपल है। एनर्जी ऑफ फोटोन की बात करके रखा हुआ है, तो फोटोन की एनर्जी क्या होती है?
अरे सर, ये तो हम लोगों ने पढ़ के रखा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। तो फोटोनों की जो एनर्जी होती है वो होती है E इज इक्वल टू एच न्यू। अब पहले में क्या बोला है, करस्पॉन्ड टू द लाइट फ्रीक्वेंसी इतनी दे के रखी हुई है, तो फ्रीक्वेंसी ये एच क्या होता है हमारे पास में, प्लांक्स कांस्टेंट होता है। तो इसी वजह से अगर मैं बात करता हूं फर्स्ट वाले की, तो एनर्जी ऑफ फोटोन क्या हो जाएगा, प्लांक कांस्टेंट 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 34 जूल इंटू सेकेंड, जबकि फ्रीक्वेंसी क्या है 3 इंटू 10 टू द पावर प्लस का 15 सॉरी हर्ट्ज, ये देके रखा है। तो इसका भी मैं डायरेक्ट तुम लोगों को आंसर बता देता हूं। इसका जो आंसर हमारे पास में निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 1.988 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 18, 1.988 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 18, यही निकल कर आ रहा है ना। हाँ बिल्कुल सही है। अब क्या होगा सर, यहां पर जो आपने हर्ट्ज लिखा हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज का असली मतलब क्या होता है सर, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज का मतलब होता है पर सेकंड। तो 1/सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसल, तो यूनिट्स क्या आ जाएगी यहां पे, जूल आ जाएगी। तो ये लो भैया फर्स्ट वाला क्वेश्चन डन। सेकंड वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, तो सेकंड वाले क्वेश्चन पे भी एनर्जी निकाला है, पर क्या बोल दिया उसने, हैव वेव लेंथ ऑफ 0.50 एंगस्ट्रॉम। ये कहानी बिगाड़ दी इसने। पहले वाले में तो सीधा फ्रीक्वेंसी दे दिया था, और दूसरे वाले में फ्रीक्वेंसी ना देते हुए इसने वेवलेंथ दे के रखा। हमने बोला कोई टेंशन वाली बात नहीं है सर, फॉर्मूला हमें भी आता है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे सर फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एच न्यू, जहां पर न्यू इज इक्वल टू होता है C अपॉन में लैम्बडा। ये ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। तो बस इतनी सी कहानी है। अब इसी हिसाब से सॉल्व कर दो। 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 34 जूल इंटू सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, अभी थोड़ी देर पहले निकाला था हमने, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये लो जी, यूनिट्स पूरी पूरी लिखेंगे। और क्या बचा हुआ है, लैम्बडा। अब ये है इंपॉर्टेंट कहानी। लैम्बडा कितना है हमारे पास में, लैम्बडा है मेरे पास 0.50 एमस्ट्रॉन्ग। और यहां पर ये ध्यान देना चाहिए कि 1 एमस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू कितना होता है, 10 टू द पावर माइनस का 10 मीटर, ये कहानी होती है। तो वेवलेंथ की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास में, वेवलेंथ आ जाएगा 0.50 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 10 मीटर। ये वाली कहानी आ जाएगी। जो जिससे कट रहा है काट दो, कटा 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 कटा। तो ऑब्वियस बात है, एनर्जी निकाल रहे हो तो यूनिट किस में आनी चाहिए, जूल में। तो भैया इतना सॉल्व करने पर आंसर आ रहा है 3.98 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 15 जूल। तो ये लो भैया जी, अगर वेवलेंथ दी है तो आंसर इतना आ रहा है, अगर फ्रीक्वेंसी दी है तो एनर्जी का आंसर इतना आ रहा है। क्लियर हो गई बात, इजी है। चलो फटाफट इसे भी सॉल्व करो, देन हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ जाएंगे अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 डन। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। कैलकुलेट द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ अ लाइट वेव हुज पीरियड इज 2.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 10 सेकेंड। अब यहां पर आप क्वेश्चन में सोचने पड़ जाओगे, अरे भैया ये पीरियड वाला कौन सा कॉन्सेप्ट आ जाता है। बोले सर ये पीरियड क्या होता है, तो कोई टेंशन नहीं लेना, ये भी बड़ा आसान है। एक चीज ध्यान रखो, यूनिट पे फोकस करो। अगर मैं बात करता हूं तो सर यहां पर यूनिट क्या लिखी हुई है, सेकंड। और सर सेकंड किसकी यूनिट होती है, सर सेकंड तो यूनिट होती है हमारे पास में टाइम की। तो मतलब ये कहीं ना कहीं टाइम से रिलेटेड बात कर रहा है। तो अगर मैं बोलूं कि सर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये क्या होता है 1 अपॉन में टी। तो यहां पर जो टी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम पीरियड को। अगर ये टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी यहां पर कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 2.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 10 सेकेंड। ये बन गया फ्रीक्वेंसी। सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। वहीं दूसरे बार में इसने क्या बोला, सर फ्रीक्वेंसी निकाल दिया, वेव नंबर की बताओ। तो वेव नंबर क्या होता है, न्यू बार विच इज इक्वल टू 1 अपॉन में लैम्बडा, जो कि क्या होता है वेवलेंथ। अब बोलेंगे सर वेवलेंथ तो हमारे पास नहीं गिवन है,
परंतु हमारे पास में हमें पता है एक फॉर्मूला, न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, c अपॉन में लैम्बडा। अगर मैं बात करता हूं स्पीड ऑफ लाइट की तो वो कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ मेरे पास में गिवन नहीं है, परंतु यहां इसको सॉल्व करके मैं फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूं। तो जस्ट जो वैल्यू आएगी उसे यहां पर पुट कर दो। तो भाई साहब जब इसको सॉल्व करा जाएगा तो पहले वाले में जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो आ रही है 5 इंटू 10⁹ आ रहा है। यहां पर फ्रीक्वेंसी क्या आएगा, 5 इंटू 10⁹ सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब यहां पर वैल्यू का आप सब्स्टिट्यूट कर दो तो यहां पर आंसर आ जाएगा। तो यहां पर न्यू बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में वेवलेंथ लैम्बडा क्या होगा, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके अपॉन पे आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻9 सेकेंड इनवर्स। ये कटा ऊपर गया। तो फाइनली मैं सीधा आंसर लिख दे रहा हूं न्यू बार का, जो कि आने वाला है मेरे पास में, ये आ रहा है 1.66 इंटू 10 मीटर इनवर्स, 1.66 इंटू 10⁻1 मीटर इनवर्स। ये आंसर आ जा रहा है। ठीक है, ये लो जी, क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारे पास में डन हो चुका है। स्क्रीनशॉट लो फटाफट क्वेश्चन का। ओके, 7th वाला क्वेश्चन भी हमारे पास में हो चुका है डन। क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट विथ अ वेवलेंथ 4000 पिकोमीटर। ठीक है, क्या कहानी बोल के रखी हुई है कि वेवलेंथ इतनी है, बोलता है प्रोवाइड एनर्जी 1 जूल। क्वेश्चन पूछा गया है नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने होते हैं। तो मैं बोलूंगा यार सर इसके लिए क्या किया जाए, तो बोले भाई सबसे पहले तो एनर्जी का कॉन्सेप्ट ध्यान रखो। एनर्जी का कॉन्सेप्ट यहां पर क्या होता है, E इज इक्वल टू एच न्यू। न्यू इज इक्वल टू क्या होता है सर, न्यू इज इक्वल टू होता है मेरे पास में C अपॉन में लैम्बडा। H मेरे पास प्लांक कांस्टेंट जो कि 6.67 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड हो जाएगा। C होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ देके रखी हुई है बट पिकोमीटर में है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं ये बोलता हूं कि अगर सिर्फ एक फोटोन की बात की जाए तो कहानी इतनी है, परंतु इसने क्या बोला, कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट वेवलेंथ 4000 पिकोमीटर दैट प्रोवाइड 1 जूल। मतलब कुछ n नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं जिससे क्या हो रहा है, 1 जूल्स ऑफ एनर्जी मिल रही है। तो इस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग में क्या बोलता हूं, माना कि सर इस बार एनर्जी का एक नया फॉर्मूला बनाते हैं। तो कितने फोटॉन्स मिलकर 1 जूल एनर्जी दे रहे हैं, E n फोटॉन्स। और फॉर्मूला सर मुझे पता है एक फोटॉन के लिए h न्यू होता है, तो n नंबर ऑफ फोटॉन्स के लिए क्या हो जाएगा, n इंटू h इंटू सी अपॉन में लैम्बडा। ये वाली कहानी हो जाएगी। भैया यहां पर वैल्यू किसकी निकालनी है, n की। एनर्जी कितनी है सर, एनर्जी है 1 जूल विच इज इक्वल टू n एज इट इज लिखते हैं। वेव h क्या होता है 6.67 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट। जगह ही नहीं बची, लो इतना बड़ा डाटा हमारे पास में हो गया है, जगह ही नहीं बची। कोई बात नहीं, टेंशन नहीं भाई, बाकी इधर से करवा देंगे, बोर्ड इतना बड़ा है। तो यहां पे 1 जूल एनर्जी दी जा रही है, n नंबर ऑफ फोटॉन्स 6.67 इंटू 10⁻⁻34। ये वाली कहानी हो गई हमारे पास में, मल्टीप्लाइड बाय c जो कि क्या होता है 3 इंटू, यूनिट लिखना नहीं भूलना रे, यूनिट लिखना भूल गए तो समस्या हो जाएगी, जूल इंटू सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर बात कर लेते हैं भैया यहां पे वेवलेंथ की। तो वेवलेंथ क्या है, पिकोमीटर। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए 4000 पिकोमीटर इज इक्वल टू होता है 4000 इंटू 10⁻⁻12 पिकोमीटर, सॉरी -12 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये कृपया इस बात को ध्यान रखा जाए। क्या होता है डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो और पीको। तो नैनो 10⁻⁻9 था, तो पीको क्या होगा 10⁻⁻12 हो जाएगा। सारी वैल्यू यहां पर पुट कर दो, सॉल्व कर दो, क्या आ जाएगा 4000 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻, कितना हो रहा है -12 मीटर। जूल से जूल गया, सेकेंड से गया सेकेंड,
मीटर से गया मीटर, तो n नंबर ऑफ, तो ऑब्वियस बात है कितने फोटोन होंगे, तो क्वांटिटी को जानने के लिए वहां पर तो ऐसी कोई यूनिट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, इसलिए कोई भी यूनिट नहीं बची है। तो भैया आंसर कितना आ रहा है, जरा सीधे उसी बात पे फोकस करता हूं। आंसर आ रहा है 2.012, आंसर आ रहा है 2.012 इंटू 10 टू द पावर प्लस का 16 नंबर ऑफ फोटॉन्स। इतनी ज्यादा वैल्यू आ रही है रे भाई। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात, इजी है। तो ये लो क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारे पास में क्या हो चुका है, डन। फटाफट फुर्ती से इस चीज को सॉल्व कर लो, क्योंकि इसके बाद आने वाला है हमारे पास में अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं हमारे पास में बस, उसके बाद में कहानी हमारी पूरी हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास हो चुका है डन। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 3 पार्ट में बटा हुआ है, जिसमें पहला वाला पार्ट बोलता है, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। एक फोटोन है जिसकी वेवलेंथ कितनी है, इतनी है। तो यहां पर देखो मीटर में देके रखा है तो कोई समस्या नहीं, जो जो क्वांटिटी देके रखी है मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 7 मीटर। ये क्या है हमारे पास में, वेवलेंथ है। फिर बोलता है स्ट्राइक्स ऑन अ मेटल सरफेस, द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल बीइंग 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन हमारे पास में क्या होता है, W, जो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी से कुछ काम होता है ना, तो वो वाली कहानी है। तो वर्क फंक्शन कितना है, 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब इसमें एक चीज समझना, क्या होता है जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो यूनिट क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, परंतु मुझे पता है कि सारा कॉन्सेप्ट आगे जाके कहां सॉल्व होने वाला है, जूल इनटू सेकंड पे। तो भैया यहां पे जो वैल्यू होने वाली है वो क्या होने वाली है, जरा ध्यान रखना। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, अच्छा इसको बाद में सॉल्व करते हैं, मत लोड लो, अब इसको जब जरूरत पड़ेगा ना तब सॉल्व कर लेंगे, ज्यादा लोड नहीं लेना, क्योंकि भाई साहब सीधी कहानी यहां पर ये होने वाली है कि जब जरूरत पड़ेगा तो वहां पर वैल्यू को भी पुट करेंगे। द एनर्जी ऑफ फोटोन पहला वाला इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देके रखा हुआ है ना, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही निकालेंगे हम। ठीक है, क्योंकि क्या है, जो वैल्यू दे के रखी हम उसी पे फोकस करें ना, बाकी इधर उधर क्यों करते हैं। अब पहले वाले में क्या बोल के रखा है, पहले वाले में बोल के रखा, अगर ये दो डाटा गिवन है तो पहले बार में एनर्जी निकालो। एनर्जी क्या होता है सर, एनर्जी हम लोगों को पता है ये होता है, इसको लिख दूं मैं पहले 1 करके यार, ये हो गया 1। एनर्जी क्या होता है सर, E इज इक्वल टू एच न्यू, ये वाली कहानी होती है। अब इस हिसाब से अगर मैं देखता हूं तो यहां पर आप लोगों को एक पॉइंट ध्यान होना चाहिए, मुझे वर्क फंक्शन देके रखा है। ठीक है, अब तुम खुद सोचो क्या कहानी होती है कि कोई इंसान उतना ही काम कर पाता है जितनी उसके पास एनर्जी है, या जितनी एनर्जी है वो उतना ही काम करता है। सो फॉर दैट मींस यहां पर हम क्या बोल सकते हैं कि सर वर्क कितना कर रहा है, इतना, तो उसकी एनर्जी भी कितनी होगी, इतनी होगी। तो उस बेसिस पे हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं, जरा देखो अब, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 7 मीटर, और साथ ही साथ में वर्क फंक्शन W नॉट इज इक्वल टू दे के रखा है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ये वाली कहानी देके रखी हुई है। इसके बाद में क्वेश्चन में क्या बोल के रखा गया है, द एनर्जी ऑफ फोटॉन्स इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या करना है, फोटोन की एनर्जी को हमें बताना है। ओके जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 डालते हैं, हमें पता है फोटोनों की एनर्जी क्या होती है, E इज इक्वल टू एच न्यू होती है। तो इसी बेसिस पर अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो प्लांक कांस्टेंट H इज इक्वल टू होता है 6.67 10 टू द पावर माइनस का 34 जूल इनटू सेकंड। वहीं पर अगर फ्रीक्वेंसी न्यू की बात की जाए तो भाई हमारे पास में वेवलेंथ गिवन है, जबकि इन्होंने फ्रीक्वेंसी की बात करी, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, C अपॉन लैम्बडा। तो जहां पर C है स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, वहीं पर अगर वेवलेंथ की बात करता हूं तो वो है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 7 मीटर। ये इतनी सारी कहानी दे के रखी है, जिस चीज से जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दो। मीटर से मीटर गया, सेकंड से सेकंड गया। फाइनली एनर्जी का जो अमाउंट है वो किस में आ रहा है, जूल में आ रहा है। तो अगर मैं इस पूरे को यहां पर सॉल्व कर दूंगा तो पूरे को सॉल्व करने पर भाई मेरे पास आंसर आ रहा है 4.9695। ठीक है, क्या आ रहा है,
4.9695 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स ये आ रहा है। परंतु अब आता है मेन क्लॉज जिसमें बोला है एनर्जी ऑफ फोटोन हमारे पास में आना चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, ठीक है। और टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता है तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जो वैल्यूज होती है ना वो ऑलरेडी गिवन होती है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू इतना जूल्स दे के रखा हुआ है। सो यहां से आसानी से निकाल सकते हो कि सर 1 जूल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 1.6020 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। रे 1 जूल की वैल्यू निकालनी है रे, और कुछ नहीं करना है, वैल्यू सीधे सीधे यहां पर पुट कर देता हूं 4.9695 इंटू 10⁻⁻19 व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 1.6020 इंटू 10⁻⁻19 जूल से बदलकर अब ये क्या हो चुका है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स बन चुका है। सो इसको सॉल्व करने पर आंसर आ रहा है 3.1020। इसको भी लिख देता हूं 3.1020 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। कृपया इस बात को ध्यान दें, यूनिट्स बहुत 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 ही ज्यादा जरूरी होती हैं। अगर आप लोगों ने यूनिट्स का ध्यान नहीं रखा तो आंसर काफी ज्यादा बदल सकता है, ठीक है। तो यहां पर यूनिट्स क्या है हमारे पास में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स हैं। सबसे पहले जैसे ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की कहानी पूरी हो गई, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जिस क्वेश्चन के अंदर यह बोला गया है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिशन क्या होगी। अच्छा, इमिशन का कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को पता होगा कि जब कभी भी क्या होता है, रेडिएशंस आती हैं, तो रेडिएशंस की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी मेटल के, वो एनर्जाइज होते हैं, और एनर्जाइज होने की वजह से वो क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, ठीक है। तो इसी बेसिस पर अगर हम कहानी यहां पर आगे बढ़ाते हैं तो हम यहां पर यह बोलेंगे एक बहुत ही सिंपल सी चीज कि सर जो काइनेटिक एनर्जी होती है E के इक्वल होती है टोटल एनर्जी E माइनस जो उसके अंदर इनिशियल एनर्जी होती है उसके, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं E की, तो E इज इक्वल टू क्या होगा, एच न्यू माइनस E नॉट क्या होता है, इनिशियल एनर्जी। तो भैया इनिशियल लेवल पर हम कितनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, E नॉट, और W नॉट क्या होता है, वर्क फंक्शन, जो कि मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क होगा। मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क किससे निकलेगा सर, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी से निकलेगा। इसीलिए E नॉट को आप क्या लिख सकते हो, एच न्यू नॉट या फिर एच न्यू जीरो, जहां पे न्यू जीरो क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो कि दी जाती है किसी भी मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को, ताकि वो इलेक्ट्रॉन उस मेटल की सरफेस से बाहर निकल सके, रेडिएशन को छोड़ सके और बन सके क्या, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। चलो क्या आ जाएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ये वाली कहानी आ जाएगी, ठीक है। सारी वैल्यू हमारे पास गिवन है रे। E की वैल्यू कितना आ रहा है मेरे पास में, 3.1020 इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, और वर्क फंक्शन हमारे पास में कितना दे के रखा है, 2.13, अगेन ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉल्व कर लिया, 0.9720 0.9720 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है जी। ये वाली कहानी हमारे पास में बन गई। ये लो सेकंड वाला क्वेश्चन डन। बात कर लेते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन की। अब देखो थर्ड वाले क्वेश्चन की कहानी क्या है। थर्ड क्वेश्चन बोलता है वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। वेलोसिटी की बात कर ले तो भैया टेंशन नहीं लेना, जो फॉर्मूला यहां पे लगाया है इसी फॉर्मूले से ही आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv², ठीक है। तो जब मैंने इसको सॉल्व करा तो काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या लिख सकता हूं, 1/2 mv², और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ve कर दो, सिंपल, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास में, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ये वाली कहानी हो जाएगी। वो सारा कुछ यहां पर दे के रखा हुआ है। मैं एक सिंपल सा यहां फॉर्मूला बना देता हूं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले कौन जाएगा यहां पे, ये 2 भी जाएगा, m भी जाएगा, तो हो जाएगा 2 इंटू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट अपॉन में मास है, तो मास किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का। और देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर इधर जाकर क्या बना लेगा, स्क्वायर इधर जाकर
हमारे पास में बना लेगा रूट। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर आप आसानी से निकाल सकते हो। मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूं क्या है रे भाई, 5.84 इंटू 10 टू द पावर 5, 5.84 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर जब आप सारी वैल्यू पुट करके आंसर को सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। यहां पर अगर काइनेटिक एनर्जी की बात की गई तो सर काइनेटिक एनर्जी इतनी आ रही है, और अगर मैं बात करता हूं इस पे इनिशियल एनर्जी की, जो सॉरी इनिशियल बोल रहा हूं, जो वेवलेंथ प्रोवाइड की गई थी उससे एनर्जी निकालने के लिए, तो वो इतनी आ रही है। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात, इजी है। चलो इसी बात पे इसका भी स्क्रीनशॉट लो, देन उसके बाद में बस लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पार्ट का। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। इसी वजह से करना पड़ता है यार, जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराने को तो करा सकते हैं, पर समस्या यह है कि जल्दीबाजी का काम फिर ऐसा है कि ठीक है समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ गया तो क्या कर सकते हैं, फिर वो समस्या हो जाती है। क्योंकि यहां पर हम लोग आपसे डायरेक्टली जुड़ नहीं सकते ना यार, कि जैसे बिल्कुल आमने सामने बैठकर आपको समझा रहे हैं कि यहां पर ये हो रहा है वो हो रहा है, तो वो बात अलग होती है। बट फिर भी मेरी यहां पर यही कोशिश है कि जितनी भी चीजें आप पढ़ रहे हो वो सारी चीजें आप लोगों को यहां पर क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, और अगर फिर भी कुछ नहीं क्लियर होता है तो सिंपली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वहां मैसेज मुझे दो, ताकि मैं क्या कर सकूं, उस पर डेडिकेटेड एक वीडियो बना सकूं। चलो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो रही है जब वेवलेंथ है 242 नैनोमीटर इज जस्ट सफिशिएंट टू आयोनाइज सोडियम एटम। ओके जी, कैलकुलेट द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम एटम इन किलो जूल पर मोल। ओके, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्या कहानी दे के रखा हुआ है सर, क्वेश्चन को पढ़ के मुझे इतना तो समझ में आ गया कि वेवलेंथ दे के रखी हुई है 242 नैनोमीटर, और अच्छा नैनो के लिए क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -6, ये हो जाएगा मीटर में कन्वर्जन। अब इसने क्या बोल के रखा है, एनर्जी की बात की है, तो एनर्जी E इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास में h न्यू होता है। ठीक है, ये वाली कहानी है। अब बात यहां पर यह है सफिशिएंट टू आयोनाइज सोडियम एटम। अब इसी के अंदर ट्रिक है। अब देखो वो क्या ट्रिक है जरा समझना इस। ठीक है, अब देखो ट्रिक यहां पर क्या दे के रखा हुआ है, ट्रिक यहां पर हमारे पास में बहुत सिंपल सा ही दे के रखा हुआ है कि इन्होंने जो ये आयोनाइजेशन की बात करी है, तो इन्होंने दबे छिपे शब्दों में बोल के रख दिया है कि आप 1 मोल सोडियम पे जाओ। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो क्या बोलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑफ रेडिएशन वेवलेंथ 242 नैनोमीटर इज जस्ट सफिशिएंट टू आयोनाइज द सोडियम एटम, कैलकुलेट द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इन किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये बोल के रख दिया। अब यहां पर जो ये पर मोल कंसेप्ट आ चुका है ना, तो पर मोल का मतलब क्या, प्रति मोल। प्रति मोल का मतलब मुझे कितने एटमों को के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा, 6.022 10 टू द पावर 23 एटम्स के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझ में आई बात, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, E इज इक्वल टू एच न्यू का फॉर्मूला लगाना है, परंतु यहां पर जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओगे तो एंड में इन्होंने क्लॉज डाल दिया कि सर किलो जूल पर मोल के लिए निकालो, और किलो जूल पर मोल के लिए निकालने के लिए अवोगाड्रो नंबर आना पड़ेगा, पर मोल आना पड़ेगा, तो वो होता है हमारे पास में क्या 6.022 10 to the power 23 particles multiplied by nu is equal to c upon lambda 3 into 10 to the power 8 अपॉन में क्या आ जाएगा, वेवलेंथ कितनी निकाल कर रखी हुई है 242 into 10 to the power -6 मीटर। तो बस इतनी कहानी दे के रखी है, जस्ट सिंपली सबको सॉल्व करो, आंसर लिखो। तो भैया सबको सॉल्व करके आंसर आ रहा है हमारे पास में 494। ठीक है, ये कुछ आंसर आ रहा है 494 किलो जूल पर मोल। तो बस रे भाई इतना सा करना है इसके अंदर, क्लियर हो गई बात। तो भैया ये हो चुके हैं हमारे पास में पार्ट 1 के 10 क्वेश्चन। आई होप सो आप सभी को ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, और नहीं हुए हैं तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं पर्सनली तुम लोगों को बता भी दूंगा कि भैया इसके अंदर क्या समस्या आ रही थी जिस वजह से तुमको क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, इसके अलावा अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो,
शेयर भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो और कमेंट जरूर करा करो यार। कमेंट करने से हम लोगों को ही काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और हम लोग जो एक एम बनाकर चले हुए थे कि भाई यहां पर हम बोलते हैं कि लर्न टुडे एंड लीड टुमारो, ताकि आज पढ़ाई करो और कल इस पूरी दुनिया को लीड करो। तो इस मोटो या इस एम को अचीव करने के लिए हमें बहुत ज्यादा इससे हिम्मत मिलती है। तो बस इसी पॉइंट के साथ में करते हैं इस लेक्चर का एंड। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।